हेलो क्लास 10th CBSE। हाउ आर यू बच्चों। बच्चों आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है कि अभी WHO की गाइडलाइन है कि जो थर्ड वेव है कोविड की वो अक्टूबर तक आ सकती है। तो आप अब ये मान करके चलें कि उम्मीद यही है कि आपके जो क्लासेस है वो ऑफलाइन नहीं होकर के ऑनलाइन ही अभी रहेंगे जब तक कि ये कोविड की थर्ड वेव का ख़तरा है। ठीक है, तो ऑनलाइन हम लोग पिछले साल से ही पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक SST का जो चल रहा था नेशनलिज्म यूरोप उसको शुरू करते हैं। और काफ़ी कुछ हमने पढ़ भी लिया था, कांग्रेस वियना कांग्रेस तक हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यूनिफिकेशन से रिलेटेड है कि ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी ये कैसे हुआ, जर्मनी यूनाइट कैसे हुआ। आपको मैंने बताया भी था कि जर्मनी जो है वो 300 स्मॉलेस्ट स्टेट्स में जो है डिवाइड था। ठीक है, और फिर ये जो 300 स्मॉलेस्ट स्टेट थे इनमें अलग अलग डिफरेंट रिलीजन के लोग थे। कोई जर्मन बोलता था, कोई रशियन बोलता था, कोई अमीर था, कोई गरीब था, कोई मज़दूर था, कहीं का कोई राजा था, कहीं का कोई राजा था, कोई प्रशा के कंट्रोल में था, कोई ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था, कोई रशिया के कंट्रोल में था। जो जिसके पड़ोस में कोई पावरफुल कंट्री थी तो वो उस छोटे से स्मॉलेस्ट स्टेट को अपने कस्टडी में रखे हुए थी। तो ये सब हट करके ये जर्मनी, ये 300 स्टेट्स जो है ये मिल करके एक पूरा जर्मनी कैसे बने, एक जर्मनी एक नेशन कैसे बन गया, एक राष्ट्र कैसे बन गया। ठीक है, आप जानते हैं इससे अपने भारत में आज़ादी के बाद भी बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें थीं और उनको किसने ये किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसीलिए उनको बिस्मार्क कहा जाता है इंडिया का। तो बिस्मार्क का मतलब क्या है हम इसमें जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसको हम पढ़ते हैं। आपका नोट्स है, इसको मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। बहुत खोजबीन करके एक जिस्ट है यूनिफिकेशन की और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए एराइज भी होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी यूनाइट कैसे हुआ, जर्मनी में नेशनलिज्म कैसे आ गया, जर्मनी एक नेशन कैसे बना। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अ स्ट्रांग सेंस ऑफ लिबरलिज्म इन होल यूरोप। फ्रेंच की जो रिवॉल्यूशन हुई, फ्रांस की जो क्रांति हुई, उसके बाद पूरे यूरोप में आज़ादी का एक विचार फैला। लिबरलिज्म माने होता है बच्चों आइडिया ऑफ फ्रीडम। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था लिबरल माने क्या होता है, बस उसी से जानिएगा। कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन हमारा कल्चर हो, कॉमन हिस्ट्री हो, हमारा एक सिंबल हो, हमारा एक फ्लैग हो, अपने देश से प्यार करें, हमारी एक यूनिफाइड आइडेंटिटी हो। तो ये लिबरलिज्म का आइडिया था। सबकी सरकार हो, सब सरकार को इलेक्ट करें, सरकार उनके लिए काम करे, सबको रोज़गार मिले, सबको बराबर न्याय मिले। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पूरे यूरोप में फैल रहा था। आफ्टर द रिवॉल्यूशन पीपल हैव टू बी यूनाइट। फ्रांस की रिवॉल्यूशन के बाद पूरे यूरोप में लोग जगह जगह यूनाइट हो रहे थे। यूनान, ग्रीस के, ऑस्ट्रिया के, जर्मनी के, यूनान के, आपके इटली के, आपके रशिया के लोग यूनाइट हो रहे थे। ठीक है, मिडिल क्लास वर प्रमोटिंग द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। और इसका बीड़ा किसने उठाया था, वही अपना थर्ड स्टेट मिडिल क्लास, जिसमें एजुकेटेड लोग थे, टीचर्स थे, डॉक्टर्स थे, बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, स्टूडेंट्स थे। इन लोगों ने इसका बीड़ा उठाया था और ये प्रमोट कर रहे थे स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म की भावना, जो राष्ट्रवाद की थी उसको जगा रहे थे। पीपुल ऑफ द सेम फेथ, लैंग्वेज एंड कम्युनिटी वांटेड टू मेक स्मॉल पीस इनटू वन नेशन। सेम फेथ के लोग, जिनको एक हिस्ट्री पे विश्वास था, एक रिलीजन पे विश्वास था, एक भाषा पे विश्वास था, ये लोग एक देश बनाना चाहते थे। ये लोग वहाँ शांति स्थापित करना चाहते थे, कोई झगड़ा फसाद ना हो, लोग अपना अपना काम करें, अपना अपना रोजी रोटी चलाएं। फ्रांस मेड इट्स ओन फ्लैग, एंथम, लैंग्वेज, लेजिस्लेशन एंड ओन आइडेंटिटी। फ्रांस ने सब कर भी लिया था। फ्रांस का झंडा बन गया था, राष्ट्रगान बन गया था, उसकी अपनी फ्रेंच भाषा निर्धारित हो गई थी, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, उसकी अपनी एक आईडी बन गई थी कि हाँ ये फ्रांस देश के लोग हैं। ठीक है, आफ्टर फ्रांस सेम स्टोरी वेंट ऑन थ्रू आउट यूरोप। आफ्टर फ्रांस सेम स्टोरी वेंट थ्रू आउट इन यूरोप। फ्रांस के बाद बिल्कुल यही स्टोरी, हर जगह के लोग ऐसा सोचने लगे कि यार फ्रांस में ऐसा हो गया तो हम क्यों नहीं कर सकते, पूरे यूरोप में फैलने लगा। एट दैट टाइम जर्मनी वॉज आल्सो डिवाइडेड इन 300 स्मॉल स्टेट्स। उस समय जो जर्मनी था वो बच्चों, ये आपको बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको फोकस करना है। तो उस समय जो जर्मनी था वो 300 स्मॉलेस्ट स्टेट्स में जो है वो डिवाइड था। ठीक है, ईच स्टेट हैड इट्स ओन आइडेंटिटी।
और हर स्टेट की अपनी आइडेंटिटी थी, हर स्टेट का अपना झंडा था, हर स्टेट यानी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। इससे जर्मनी, कहने को तो जर्मनी का क्षेत्र था, लेकिन वो पूरा का पूरा डिवाइडेड था। ठीक है, जैसे अपने यहाँ भी कभी कभी आवाज़ें उठती हैं, हिंदुस्तान में आपने सुना होगा कि बंगाल में कुछ आवाज़ें उठ रही हैं कि हम अलग हो जाएंगे, केरला में उठ रही हैं हम अलग हो जाएंगे, वहाँ रोहिंग्या आ गए, वहाँ ये आ गए, वो आ गए। इस तरीके से लोग थे कि सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी, सबकी अपनी आईडी थी। नेपोलियन, अब देखो बच्चों, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होती है। ठीक है, कि आखिर नेपोलियन यहाँ कहाँ आ गया जर्मनी के यूनिफिकेशन में, जबकि यहाँ नेपोलियन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बात हो रही है जर्मनी की। खैर चलिए, और नेपोलियन था फ्रांस का, लेकिन फिर भी देखते पढ़ते हैं कि आखिर नेपोलियन का इसमें रोल क्या था। नेपोलियन वाज अ पावरफुल डिक्टेटर ऑफ फ्रांस इन 1799। इंपॉर्टेंट डेट है, आपको पढ़ लेनी चाहिए। नेपोलियन जो था वो फ्रांस का डिक्टेटर कब बना? 1799। ठीक है, वहाँ डेमोक्रेसी आ गई थी, आप जानते हैं, लेकिन उसके बाद वो डेमोक्रेसी चल नहीं पाई और नेपोलियन कमांडर इन चीफ था, तो उसने थ्रोन को हथिया लिया, गद्दी को हथिया लिया, वहाँ के राजा को अपदस्त कर दिया, हटा दिया और खुद गद्दी को बैठ गया। ही हैड कंट्रोल ओवर ऑल दीज स्मॉलेस्ट स्टेट। वो इतना बहादुर एम्परर था, इतना बहादुर राजा था कि उसने सारे छोटे छोटे स्टेट्स को जीत लिया था, सब पर आक्रमण करके। उसकी सेना बहुत स्ट्रांग थी। उसने नेशनलिज्म का आइडिया जगा दिया था जर्मनी, फ्रांस में, कि फ्रांस के लोग सबसे बहादुर होते, लोग उसका सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो उसने जितने छोटे छोटे स्टेट्स थे सबको जीत लिया था और लगभग उसने आधे से ज़्यादा यूरोप जीत लिया था बच्चों, सब उससे डरते थे। ठीक है, इसी जीत के चक्कर में उसने क्या किया था, जर्मनी के जो ये 300 स्टेट्स थे इनको भी अपनी कस्टडी में कर रखा था। ठीक है, एक दो को छोड़ करके, जैसे प्रशा था, प्रशा उसकी कस्टडी में नहीं आ रहा था, ऑस्ट्रिया कस्टडी में नहीं आ रहा था, बाकी लगभग 300 में से 298-95 उसकी कस्टडी में थे नेपोलियन के। उसने किया क्या, टू कंट्रोल देम नेपोलियन कंबाइन 300 स्टेट्स ऑफ जर्मनी इनटू, अब देखिए 300 स्टेट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, 300 स्टेट्स ऑफ जर्मनी इनटू 39 स्टेट्स। उसने क्या किया, चूँकि अब वो सब नेपोलियन की कस्टडी में थे, नेपोलियन किंग था, तो अब 300 छोटे छोटे स्टेट्स को देखना, उनकी व्यवस्था करना उसको भारी पड़ता था। तो उसने उसमें से बहुत सारे स्टेट्स को आपस में मिला करके, और कितने स्टेट्स बना दिए थे बच्चों, 39 स्टेट्स बना दिए थे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत ज़्यादा है। नेपोलियन को इसीलिए श्रेय जाता है जर्मनी के यूनिफिकेशन का, कि भले उसने अपने स्वार्थ के लिए किया, कि वो राजा था, उसको देखभाल में परेशानी होती थी, तो उसने 300 स्टेट्स को मिला के 39 स्टेट्स बना दिए, यानी कम कर दी संख्या। ठीक है, उनको कंबाइन कर दिया। तो सबसे पहला अगर यूनिफिकेशन जर्मनी का किसी ने किया तो किया किसने, हिटलर ने, नेपोलियन ने। और किया क्या उसने, बनाया क्या उसने, ये जो 39 स्टेट्स थे, यानी जर्मनी के 300 छोटे छोटे राज्यों को उसने जोड़ करके 39 राज्यों में बंद कर दिया। तो उसको नाम दिया उसने कन्फेडरेशन ऑफ राइन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो 39 स्टेट्स थे इनका एक संगठन उसने बना दिया और इसको नेपोलियन ने क्या कहा, कन्फेडरेशन ऑफ राइन का। ठीक है, अच्छा, आफ्टर नेपोलियन, अब देखिए नेपोलियन जब हार गया, किसने हराया था उसको, याद है, प्रशा, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, 4 कंट्री गई थी ना हराने। तो किसने किसने हराया था, ऑस्ट्रिया, प्रशा, ब्रिटेन और एक और कौन था, प्रशा, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, फ्रांस तो खुद नेपोलियन का था। प्रशा, ऑस्ट्रिया, इसको देख लीजिएगा, 4 लोगों ने मिलकर के उसको हराया था। ठीक है, तो इसमें आफ्टर नेपोलियन डिफीट, कब डिफीट हुआ ये भी आपको ध्यान रखना है। ये डिफीट हुआ था बच्चों 1815 में। 1815 में नेपोलियन की डिफीट हुई थी। किस वार में हुई थी, वाटरलू का जो वार हुआ था उसमें ये हार गया था। वाटरलू के वार में इसको हराया था नेपोलियन ने, नेपोलियन को हरा दिया गया था। ठीक है, अच्छा, जब नेपोलियन हार गया तो नेपोलियन हारने के बाद जो ये बाकी जो देश थे जिन्होंने उसको हराया था नेपोलियन को, तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने एक कांग्रेस बुलाई थी, आपको याद होगा, जिसको हम कहते हैं वियना कांग्रेस। ठीक है, ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल थी उसमें वियना, वहाँ पे कांग्रेस हुई थी। ठीक है, याद है इसको। तो नेपोलियन को वाटरलू के बैटल में हराया गया 1815 में। उसके बाद ट्रीटिया वियना हुआ। ट्रीटिया वियना में हुआ क्या बच्चों, जो ये 4 कंट्री गई थी, ब्रिटेन गया था, ऑस्ट्रिया गया था, प्रशा गया था और रशिया गया था, इन चारों ने मिलकर के हराया था नेपोलियन को।
तो इसमें से जो ऑस्ट्रिया और प्रशा था, इन दोनों को बहुत कुछ वियना कांग्रेस में हासिल हुआ। क्या क्या हासिल हुआ था आप जानते हैं, मैंने वियना कांग्रेस आपको बताई थी। हुआ क्या था कि द बॉर्डर ऑफ फ्रांस वेयर फिक्स्ड, ये सबसे मेन कहानी थी कि फ्रांस के बॉर्डर फिक्स कर दिए गए थे, उसके चारों तरफ स्टेट्स स्थापित कर दिए गए थे इन चारों कंट्रीज़ के द्वारा, क्योंकि अब उस समय यूरोप में यही 4 देश मोस्ट पावरफुल रह गए थे, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशा और ब्रिटेन। ये बहुत पावरफुल कंट्री रह गई थी उस समय, और इन्होंने फ्रांस के चारों तरफ बाउंड्री बना दी कि अब फ्रांस अपना विस्तार न कर पाए, फ्रांस अपने आप को एक्सपेंड न कर पाए, कहीं अटैक करके किसी को कब्जा न कर पाए। हुआ क्या, ऑस्ट्रिया एंड प्रशा गॉट सम स्टेट्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, ऑस्ट्रिया को नॉर्थ के स्टेट मिल गए, प्रशा को साउथ के मिल गए। ब्रिटेन ऑक्युपाइड हॉलैंड एंड पोलैंड, ब्रिटेन अपने जुगाड़ में था कि उसको स्कॉटलैंड, पोलैंड, हॉलैंड मिल जाए, तो उसको हॉलैंड और पोलैंड ये 2 मिल गए। ठीक, ये वियना कांग्रेस में इन चारों ने तय कर लिया कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, तुम नॉर्थ ले लो, ये साउथ ले लें ऑस्ट्रिया, और हम हॉलैंड और पोलैंड लेते हैं। रशिया तो अपने चक्कर में पड़ा हुआ था, ठीक है, डेवलपमेंट के चक्कर में पड़ा हुआ, ऑलरेडी टूट रहा था, तो अपने चक्कर में बचाव के चक्कर में पड़ा हुआ था। अच्छा, हुआ क्या, दूसरा इन्होंने काम क्या किया कि पीरियड ऑफ मोनार्की स्टार्टेड अगेन इन यूरोप, फिर से मोनार्की शुरू हो गई। इन्होंने क्या किया था, बाबुन जो ग्रुप था, जो डायनेस्टी थी, जिसका लुई राजा था जिस वंश का, उसको इन्होंने फिर से थ्रोन पर बिठा दिया। प्रशा एंड ऑस्ट्रिया आर 2 मेजर पावरफुल स्टेट ऑफ जर्मनी। अब इस समय जर्मनी में यही 2 मेन स्टेट बचे थे जो बहुत पावरफुल थे, प्रशा था बच्चों, और कौन था, ऑस्ट्रिया था, ठीक है। द रेस्ट ऑफ 39 किंगडम्स वेयर अंडर दीज 2। अब 39 स्टेट्स तो बना के गया था नेपोलियन, इसको इन्होंने नहीं छेड़ा था, नेपोलियन के सारे डिसीजन पलट दिए इन्होंने, लेकिन इसको इन्होंने छेड़ा नहीं, बस इतना किया था, कन्फेडरेशन ऑफ राइन से हटा करके उसको जर्मन कन्फेडरेशन नाम दे दिया था। क्या नाम दे दिया था, जर्मन कन्फेडरेशन। तो हुआ क्या, यही अब 2 मेजर बचे थे, पर्शिया और ऑस्ट्रिया। जर्मनी में 39 स्टेट्स है ना, उसमें इन दोनों का भी नाम था, यही दोनों अब सबसे पावरफुल थे उसमें। द रेस्ट ऑफ 39 किंगडम वेयर अंडर दीज 2, बाकी अब जितने बचे 39 में 2 ये हो गए, बाकी जो 37 बचे वो इनके अंडर थे। कुछ एरिया प्रशा के पास थे, कुछ एरिया ऑस्ट्रिया के पास थे। जर्मनी इज करेंटली डिवाइडेड इनटू सदर्न, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, जर्मनी इस समय, जिस समय वियना कांग्रेस हो गया, नेपोलियन हार गया, तो वियना कांग्रेस के बाद जर्मनी जो था वो करेंटली 2 पार्ट में डिवाइड था, सदर्न और नदर्न, ठीक है। तो सदर्न पार्ट जो था वो किसके पास था, ऑस्ट्रिया के पास। ये इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों याद रखना होगा आपको, सदर्न ऑस्ट्रिया के पास था, और जो नादर्न था वो प्रशा के पास था। दोनों में अंतर भी आप देख लो, ऑस्ट्रिया के पास जो हिस्सा था जर्मनी का, उसमें मैक्सिमम कैथोलिक थे। अब ये कैथोलिक क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा मुस्लिम में 2 होते हैं, शिया सुन्नी, हिंदू में कई होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो क्रिश्चियन धर्म होता है, उसमें यूरोप में क्रिश्चियन ही था, तो क्रिश्चियन में भी 2 धर्म थे, मतलब धर्म की 2 शाखाएँ थी, ब्रांच थी, एक कैथोलिक और एक थे प्रोटेस्टेंट। जो कैथोलिक थे बच्चों, ये बड़े ऑर्थोडॉक्स थे, बड़े रूढ़िवादी थे, ठीक है। जैसे इस्लाम में आप देखते हैं मुल्ला मौलवी वगैरह रूढ़िवादी होते हैं, ठीक है। हिंदुओं में भी आप देख लीजिए बहुत सारे जो है तंत्र मंत्र करने वाले लोग रूढ़िवादी होते हैं, तो ये कैथोलिक थे। इनके कैथोलिक क्या होते हैं, कैथोलिक कहते थे कि जो पोप हमारा होता है, नहीं जो पुजारी होता है, वही भगवान का रूप होता है, वो जो कहता है वो सब सही कहता है, ठीक है, और जो उसको नहीं मानता है उसको पाप लगता है। ये कंजर्वेटिव थे, इसीलिए इनको कंजर्वेटिव बोला जाता है, रूढ़िवादी थे, ठीक है। ये किसी भी चेंज का विरोध करते थे, कहते थे जो चल रहा है चलने दीजिए। जो प्रशा था, प्रशा में प्रोटेस्टेंट ज़्यादा थे, यानी लिबरल ज़्यादा थे प्रशा में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, प्रोटेस्टेंट जो थे ये क्या कहते थे, ये कहते थे नहीं, बाइबिल ही इम्पॉर्टेंट है, बाइबिल ही मेन है, बाइबिल में जो लिखा वही सही है, पोप जो कहता है वो सही नहीं है, और अच्छी चीज़ें अपनानी भी चाहिए। लिबरल थे ये लोग, डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री बढ़े, लोग पढ़े लिखे, ठीक है, लोग नई नई चीज़ों को अख्तियार करें, नई नई टेक्नोलॉजी सीखें, ये सब इसके फेवरेबल थे। हुआ क्या, द न्यू लिबरल मीडियम क्लास वांटेड अ न्यू जर्मनी, बस यहाँ से सारी कहानी स्टार्ट हो गई, ठीक है। हुआ क्या बच्चों कि जो वहाँ पे जर्मनी में जो लिबरल क्लास था, वही मीडियम क्लास जो हर जगह जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, द न्यू लिबरल मीडियम क्लास वांटेड अ न्यू जर्मनी, जो नया क्लास था नई जर्मनी चाहता था। ऑलमोस्ट स्मॉलेस्ट स्टेट्स वांटेड प्रशा रूल्ड ओवर जर्मनी नॉट ऑस्ट्रिया। और सबसे बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पे छुपी हुई है, जितने भी स्मॉलेस्ट स्टेट्स थे
जो 37 स्टेट बचे थे उसमें से मैक्सिमम यानी 70-60% जो स्टेट थे वो ये चाहते थे कि भाई जर्मनी एक पूरा देश बन जाए, एक पूरा राष्ट्र बन जाए, हम सब एक हो जाएं, हमारी सबकी बाउंड्रीज़ एक हो जाएं, हम एक देश में शामिल हो जाएं और राज कौन करे? राज करे प्रशा। ये वहाँ के मैक्सिमम स्मॉलेस्ट स्टेट्स चाहते थे कि प्रशा का जो राजा है विलियम फोर्थ, बच्चों नाम याद रखिए, उस समय प्रशा का किंग हुआ करता था, तो इनका कहना था कि विलियम फोर्थ राजा बने। अब कहानी क्या हुई? इन सब चीज़ों में अड़ंगा क्या था कि आखिर ये एक हो क्यों नहीं पा रहा था जर्मनी? इसमें बच्चों सबसे बड़ा अड़ंगा ये था कि लोगों के बीच में जो छोटे छोटे स्टेट थे उनके बीच में ट्रेड नहीं होता था, वोटिंग का अधिकार नहीं था। ये दो सबसे बड़े अड़ंगे थे। एक तो व्यापार जो आपस में होता है, यहाँ से वहाँ लोग जाते, वहाँ से यहाँ लोग आते, यहाँ का माल वहाँ जाता, वहाँ का माल यहाँ आता, वहाँ की चीज़ें यहाँ आती, यहाँ की चीज़ें वहाँ जाती, ये सब प्रतिबंधित था बच्चों, इसमें बैरियर था। और ऐसे वैसे बैरियर नहीं, बहुत अजीबोगरीब बैरियर थे। ठीक है, एक स्टेट में वही चीज़ आम 2 किलो है, दूसरे स्टेट में 1.5 किलो रह गया, वहाँ बाट आउट चलते थे। यहाँ करेंसी कुछ और है और जस्ट बगल में पहुँचे करेंसी कुछ और, यानी उत्तर प्रदेश में कुछ और करेंसी, बिहार में कुछ और करेंसी, पंजाब में कुछ और करेंसी। तो आदमी बड़ा परेशान हो गया था कि यार ये क्या तमाशा है, क्या नौटंकी, हम कितने रुपया लेकर के चलें, इसलिए कहीं मत जाओ, अपने आ रहा हो। तो जब आदमी एक ही जगह रहेगा तो उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो बच्चों ये जो दो सबसे मेजर प्रॉब्लम थी कि वोटिंग वाली और ट्रेड, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रेड की थी बच्चों। अगर ट्रेड होने लगता है ना आपस में तो फिर व्यवहार बन जाता है व्यापार से। ठीक है, लोग एक दूसरे के आइडिया समझने लगते हैं, एक दूसरे को जानने समझने लगते हैं। तो हुआ क्या, देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने जा रही है। देयर वाज एन एग्रीमेंट साइन बिटवीन बोथ पावर्स। कौन सी पावर? ऑस्ट्रिया और प्रशा, यही दो पावर थी। ऑस्ट्रिया के पास स्टेट्स थे और प्रशा के पास थे। तो इन दोनों के बीच में बच्चों एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, यानी व्यापारिक समझौता हुआ, और इसको बोलते हैं जालवरीन। ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कब हुआ? 1818 में एक समझौता हुआ व्यापार का, और इसमें एक संगठन बनाया गया जिसको ट्रेड का यूनियन बोलते हैं, जालवरीन नाम का। जालवरीन एक यूनियन था जिसमें कितने कंट्रीज, कितने स्टेट शामिल हो गए? 25 स्टेट, यानी 37 में 25 स्टेट ने जालवरीन को ज्वाइन कर लिया कि भैया हम भी इसमें ज्वाइन करेंगे, हम भी ज्वाइन करेंगे, हम भी ज्वाइन करेंगे, हम भी व्यापार करेंगे। जालवरीन ने किया क्या? जालवरीन ने दो बहुत बड़े बड़े काम कर दिए बच्चों। ट्रेड बैरियर हटा दिया, कोई ट्रेड बैरियर नहीं, जिसकी जहाँ इच्छा हो वहाँ जा कर के अपना सामान बेचो, वहाँ का सामान लाओ, वहाँ से परिचित हो। तो जालवरीन ने ये दो काम। दूसरा काम क्या किया? जो वहाँ पे बच्चों करेंसी चलती थी, कितनी करेंसी थी? 30 करेंसी चलती थी। माय गॉड, बताओ, मतलब एक ही जर्मनी और जर्मनी के छोटे छोटे हिस्सों में 30 अलग अलग मुद्राएं चलती थी बच्चों। देखिए कितना बड़ा, मतलब एक ट्रेजरी था कि 30 जो है करेंसी वहाँ पे चल रही जर्मनी में। ठीक है, तो ये जो कहानी थी वहाँ पर, ये जालवरीन ने सॉल्व कर दी। ऑल द ट्रेड बैरियर्स बिटवीन ऑल द स्टेट्स वर एबॉलिश, सारे ट्रेड बैरियर हटा दिए गए। कंट्रीज़ ऑफ ऑल स्टेट्स, यानी करेंसी ऑफ ऑल स्टेट 30 करेंसी थी, एबॉलिश कर दी गई, केवल 2 रखी गई। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। ट्रेड बैरियर हट गया, करेंसी 30 की जगह कितनी हो गई? केवल 2। इससे लोगों को आसानी हो गई। ठीक है, और जो मेजरमेंट वगैरह था इसको भी सुधार कर दिया गया। दे स्टार्टेड विजिटिंग ईच अदर, लोग एक दूसरे के यहाँ जाने लगे। ड्यू टू ट्रेड म्यूचुअल हारमनी इंक्रीजेज, आपसी जो सामंजस्य था बच्चों, हारमनी का मतलब होता है सामंजस्य, समझौता, आपसी समझौते होने लगे, एक दूसरे को लोग समझने लगे। जैसे यहाँ से यहाँ, जैसे मान लीजिए राजस्थान का कोई आदमी व्यापार करने, आप राजस्थान व्यापार करने जाते हैं, ठीक है, वहाँ आपको कोई यूपी का आदमी मिल गया, अच्छा आप भी यूपी के हैं, अरे भाई हम भी यूपी के हैं, चलो भाई आओ चाय पानी पी लो, नाश्ता पानी कर लो। राजस्थान का कोई यहाँ आ गया, उसको यूपी में राजस्थानी मिल गया, अच्छा आप भी राजस्थान के, अच्छा यूपी वाले राजस्थान के सामान से परिचित हो रहे हैं, बिहार के सामान से परिचित हो रहे हैं, बिहार वाले यूपी और अन्य स्टेट से मिल रहे। तो इस तरीके से एक क्या होगा, यूनिफिकेशन होने लगा, लोग एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे से अपने विचार बांटने लगे। लोगों ने देखा कि यार हमारी कल्चर, हमारी कस्टम, हमारी हिस्ट्री तो एक है, हम भी दशहरा मनाते हैं, भी दशहरा मनाते हैं। हाँ, मैं मतलब इंडिया का उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, यूरोप में दशहरा नहीं था, हम भी रक्षाबंधन मनाते हैं यार, क्या भी मनाया जाता है, तरीका थोड़ा सा अलग है, हम भी नमाज़ पढ़ते हैं यार, ये भी नमाज़ पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों ने जाना कि यार ये जितने स्टेट्स जर्मनी हमारा बटा हुआ था, एक्चुअल में हम लोग एक ही है, ये भी जर्मन बोलते हैं,
अब वो जिस स्टेट के अंडर थे उस राजा के डर से दूसरी लैंग्वेज बोलते थे, बाकी मेन लैंग्वेज तो क्या थी, जर्मन ही थी, तो जर्मन बोलते थे। तो अब यहाँ से लोग एक दूसरे को बच्चों समझने लगे, ठीक है, एक दूसरे को लोग जानने लगे, समझने लगे कि यार सब एक है, ये सब जो है गड़बड़ हो रहा था, ये सब हम लोग एक ही हैं। तो बच्चों इसको बोलते हैं ट्रेड लिबरलिज्म। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रेड लिबरलिज्म नेशनलिज्म, इसको ट्रेड नेशनलिज्म भी बोलते हैं। पहला व्यापारिक राष्ट्रवाद था, यानी हर चीज़ व्यापार से चालू हुई थी। आप जानते हैं इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी भी व्यापार से ही आई थी, बिजनेस करने आई थी, ठीक है। तो ये जो बैरियर हटे, जॉलवरीन बना, तो एक तरीके से ये आज़ादी थी, और ये पहली आज़ादी की लड़ाई थी जो लोगों ने जीती थी, जिसको हम ट्रेड की यानी व्यापारिक आज़ादी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ? They started visiting each other due to trade mutual harmony increased liberal idea began to spread। आज़ादी के भैया विचार फैलने लगे एक दूसरे पे कि यार आज़ाद होना है, यार एक होना है, यार अपनी सरकार बनानी है, ठीक है, यार ऐसा चुनना है हमें नेता, ये नेता होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यार ये तो बड़ा गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लोग जो कब्जा किए बैठे हैं अपनी ज़बरदस्ती थोप रहे, यार हम किसी के गुलाम थोड़े ही हैं, ये सब बातें होने लगी, ठीक है, लिबरल आइडिया फैलने लगे। अब हुआ देखिए बच्चों क्या, ये तो था क्या, ट्रेड लिबरलिज्म, ट्रेड नेशनलिज्म। अब इसके बाद एक और नेशनलिज्म आ गया। जब ये आइडिया फैलने लगे, एजुकेटेड लोग एक दूसरे के यहाँ जाने लगे, तो देखिए कुछ मैंने यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, कूपर डेविड, ग्रिम ब्रदर्स, हाफमैन, ये सब क्या थे, जैसे आपके यहाँ सूरदास, कबीरदास, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, ये शायर, पेंटर्स, पोएट्स, राइटर्स, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, ये लोग पेंटिंग्स बनाते थे, गीत लिखने लगे, ठीक है, एक दूसरे के, अब तो जाने आने लगे थे ना एक दूसरे के यहाँ, तो वहाँ जैसे अपने यहाँ कवि सम्मेलन होते हैं, कुमार विश्वास दिल्ली से यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, वो बिहार से आ रहे हैं, यूपी वाले वहाँ जा रहे हैं, तो इस तरीके से वो पोएट और सब ये लोग आने लगे यहाँ पे। आने से क्या हुआ, इन लोगों ने क्या किया, लिटरेचर राइटर्स स्टार्टेड अवेकनिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एमंग पीपल। ये लोग जगाने लगे, राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर जगाने लगे, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ये जो हाफमैन थे ना, हाफमैन ने एक चीज़ लिखी, इन्होंने क्या लिखा, ये आपकी जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, डचलैंड अब्रेल्स, इसको बोलते हैं डचलैंड अब्रेल्स। इसका मतलब क्या होता है, जर्मनी अबव एवरीथिंग, सबसे ऊपर जर्मनी है। ये किसने लिखा था बच्चों, हाफमैन। ऐसी ही चीज़ों से, ये कविताएं थीं, ये बातें थीं, ऐसी चीज़ों से हमारा जर्मनी जो था वो एक होने लगा, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी, ठीक है, लोग बिल्कुल नारा बना लिए, जर्मनी अबव एवरीथिंग, डचलैंड अब्रेल्स, डचलैंड अब्रेल्स, वंदे मातरम, जय हिंद, ठीक है, बिल्कुल वही सेम टाइप, बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा है हिस्ट्री। अब देखिए आगे क्या हो रहा है बच्चों, ठीक है, इतनी कहानी समझ आई, चलिए आगे कहानी फिर पढ़ते हैं। हाँ, तो ये पोएट्स, ये राइटर्स, ये पेंटर्स पेंटिंग बनाने लगे, जैसे भारत माता की पेंटिंग बनने लगी, ठीक है, आज़ादी की मशाल लिए कोई खड़ा हुआ है, आज़ादी की मशाल जला रहा है, कोई ऐसी पेंटिंग बना रहा है उसमें हथकड़ी बेड़ी टूटी हुई है, यानी उसका मतलब ये था कि आज़ादी चाहिए, बेड़ियाँ टूट चुकी हैं, ठीक है, ताले खुल गए, ठीक है, मुझे दे दो आज़ादी, ठीक है, खुल के जियो। तो हुआ क्या बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और आप पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था ये पूरा मैंने जो डिस्क्राइब किया इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको छोटे छोटे भी मिलने वाले। इन 1848, याद रखिएगा बच्चों, इन 1848 द लिबरल्स ऑफ 39 स्टेट्स क्रिएटेड अ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मज़ा आ रहा है इस हिस्ट्री पढ़ने में। जर्मनी एक कैसे हो रहा है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चल रहे हैं। 1848 में क्या हुआ, जो लिबरल्स थे, जिनके आइडिया आपस में शेयर हो रहे थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, अच्छा उस समय था क्या, उसमें बच्चों था ये कि एक छूट ये दे दिया था प्रशा और ऑस्ट्रिया ने लोगों को कि भाई आप वोटिंग कर सकते हैं, आप अपनी सभा बना सकते हैं, आप अपनी एसोसिएशन बना सकते हैं, इस तरीके से उन्होंने छूट दे दी थी, ठीक है, कि कोई ऐसी बंदिश नहीं थी। तो 1848 में जो लिबरल्स थे, लिबरल्स माने जो डेवलपमेंट चाहते थे, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते थे, जो यातायात चाहते थे, जो रूढ़िवादी नहीं थे, जो नई चीज़ों को अख्तियार करना चाहते थे, जो मेन आज़ादी चाहते थे, डेमोक्रेसी चाहते थे, इन लोगों ने एक अपनी एसोसिएशन बनाई बच्चों, अपनी पार्लियामेंट बना ली,
उस पार्लियामेंट को बोलते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। याद रखिएगा नाम, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट, बहुत बढ़िया, दिस वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल अटेम्प्ट टू यूनिफाई जर्मनी आफ्टर ट्रेड एंड रोमांटिसिज्म। ट्रेड क्या था? जोल्वरीन। रोमांटिसिज्म क्या था? जो ये हमारे पोएट, राइटर्स, पेंटर्स, ये सब आ गए, इसको बोलते हैं रोमांटिसिज्म, ठीक है। और इसके बाद जो पहला पॉलिटिकल प्रयास हुआ, अभी तक पॉलिटिकल प्रयास कोई नहीं हुआ था, अभी सिर्फ लोग विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे, सोच रहे थे, ठीक है, पेंटर्स पेंटिंग बना रहे थे, कविताएं लिख रहे थे, लोगों में देशभक्ति की भावना जग रही थी। फिर इनसे सबसे क्या हुआ, जोल्वरीन बन गया, ट्रेड शुरू हो गया, लोगों के आइडिया और विस्तृत होने लगे, फैलने लगे। और पहला जो पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप से जो व्यवस्था हुई वो हुई फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। कब हुई? 1848 में। इसमें सबसे ज़्यादा कौन से? यही लोग थे ना, लिबरल्स थे, 39 स्टेट्स थे। तो इन लोगों ने किया क्या बच्चों, ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाई, इसको इन्होंने कहा पैन जर्मन पार्लियामेंट। जैसे आपके यहाँ संसद है ना, इसी तरीके से वहाँ भी संसद थी, पैन जर्मन पार्लियामेंट। लिबरल्स वांटेड अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग, एंथम। फिर वही बात, लिबरल ही चाहते ही थे, भाई पार्लियामेंट बन गई, उन्होंने कहा पार्लियामेंट हमारी बनी गई है, अब अपनी बात राजा तक पहुंचा लेंगे, और राजा को ये बात माननी पड़ेगी क्योंकि हम संख्या में ज़्यादा है, नहीं मानेगा तो हम प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, अनशन करेंगे, सड़कें जाम करेंगे, काम रोक देंगे। तो इन लोगों ने ये सब मांग की कि भाई ये मिलना चाहिए, एक हमारी सरकार होनी चाहिए। राजा से इन्होंने डिमांड कर दी कि भाई अब गवर्नमेंट बनाइए, आप वोटिंग कराइए, आप राजा रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी जो सरकार चलेगी वो हम लोगों के हिसाब से चलेगी, हमारे वेलफेयर में काम करेगी आपकी गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, फिर हुआ क्या, ये सब भाई हो गया, संसद बन गई, लोग उसमें पहुंच गए 39 स्टेट्स के। अब इस संसद में 2 हाउस बने बच्चों, जैसे आपके यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, वहाँ भी 2 हाउस थे। हाउस ऑफ द स्टेट, इसको बोला गया स्टेन हाउस। देखिए इसकी जो इंग्लिश है वो जर्मन है, स्टेन ह्यूज, ठीक है, स्टेन ह्यूज, हाउस ऑफ द स्टेट। और सेकेंड था हाउस ऑफ द पीपुल, वॉक ह्यूज, इसको वॉक ह्यूज कहा गया, जो हाउस ऑफ द पीपुल था। स्टेन ह्यूज हाउस ऑफ द स्टेट था। ये बन गया, वहाँ रेडी हो गया, ठीक है। और ये बिल्कुल बड़ा लिबरल लोग खुश हो गए कि भाई चलो ठीक है, अब मेरी सरकार बनेगी, ठीक है, अपने लोगों की मांगें पूरी हो जाएंगी। इसमें अड़ंगा बन के कौन आ गया बच्चों? अड़ंगा बन के आ गया ऑस्ट्रिया। ये लीजिए, ऑस्ट्रिया अड़ंगा बन के आ गया। साथ साथ में बच्चों फ्रांस भी अड़ंगा था, ये भी आप ध्यान रखें। फ्रांस भी नहीं चाहता था, फ्रांस से विचार तो लिबरलिज्म का आया, लेकिन फ्रांस के लोग भी नहीं चाहते थे जर्मनी एक हो, ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रिया तो बिल्कुल नहीं चाहता था, क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया में कैथोलिक थे, कंजर्वेटिव थे, जो रूढ़िवादी थे, जो डेवलपमेंट को पसंद नहीं करते थे, जो चाहते थे कि मजदूर गरीब गरीब रहे, अमीर अमीर रहे। गरीब अगर चले जाएंगे तो हमारी मजदूरी कौन करेगा, हमारे जानवर कौन चराएगा, हमारे घर कौन पोतेगा, हमारी सड़कें कौन बनाएगा, हमारी फर्श कौन बनाएगा, हमारी दीवार कौन बनाएगा, हमारे पैर कौन दबाएगा, हमारे लिए लकड़ियाँ कौन लाएगा। यानी ये इस विचार के लोग थे, है ना। तो ऑस्ट्रिया ड्यू टू कंजर्वेटिज्म स्ट्रांगली अपोज दिस पार्लियामेंट, ऑस्ट्रिया ने इसका अपोज किया। पार्लियामेंटेरियन आल्सो अनाउंस, अब देखिए ऑस्ट्रिया तो अपोज कर ही रहा था, 25 स्टेट इसमें ऑलरेडी शामिल हो चुके थे, और जब ये बना, ये पैन जर्मन पार्लियामेंट बना तो इसमें और ज़्यादा शामिल हो गए। तो ऑस्ट्रिया कहीं ना कहीं से कमज़ोर हो रहा था बच्चों, लेकिन वो विरोध कर रहा था, ठीक है, वो दबाना चाहता था। उसका जो ऑस्ट्रिया का किंग था वो कहता था ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, जो ज़्यादा करे उसको मार दो, गोली से उड़ा दो, शूट कर दो। अब जो ये पार्लियामेंटेरियन थे, क्या किसके, पैन जर्मन पार्लियामेंट, इन्होंने एक अनाउंस किया, यानी एक घोषणा की। क्या कहा इन्होंने? कहा भाई दैट इफ़ जर्मनी यूनिफाइड, अगर जर्मनी एक हो जाता है, सारे स्टेट एक में आ जाते हैं, सब जर्मनी के झंडे के नीचे रहना स्वीकार कर लेते हैं, देन विलियम फोर्थ द किंग ऑफ प्रशा वुड बी क्राउन्ड। तो फिर हम लोग ये चाहते हैं कि इस समय जो प्रशा के महाराजाधिराज हैं, विलियम फोर्थ जिनका नाम, इस समय जो प्रशा के राजा महाराजाधिराज हैं जिनका नाम है विलियम फोर्थ, वही हमारे राजा बने। ये इन्होंने घोषणा की और अपना लेटर लिख करके प्रशा के किंग के पास भेजा, विलियम फोर्थ के पास, कि भाई आप हमारे राजा बन जाइए, आप इसको यूनिफाई कर लीजिए। बट प्रशियन किंग रिफ्यूज्ड इट। अच्छा, प्रशा का राजा बहुत होशियार था, वो सोचता था यार ऑस्ट्रिया अपोज कर रहा है, ऑस्ट्रिया के साथ 8-10 स्टेट ही हैं, हम इसमें कहाँ पचड़े में फंसेंगे, हमारे साथ जो 20-25 स्टेट हैं उसी में सेटिस्फाई हैं। तो प्रशा के राजा ने मना कर दिया, उसने कहा भैया हमें कुछ नहीं कर पाएगी।
जैसे ही प्रसा के राजा ने मना किया, ऑस्ट्रिया ने दबाव बना दिया, ऑस्ट्रिया ने प्रेशराइज कर दिया और ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना था बच्चों, ये फेल हो गया, डिज़ाल्व कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, इसके और भी कई रीज़न थे डिज़ाल्व होने के, क्योंकि इसमें जो ये लिटरेरी लोग थे ना, एजुकेटेड लोग थे, ये बिल्कुल मेढक जैसे होते हैं ना, मेढक को आप एक डिब्बे में नहीं रख सकते, खुले डिब्बे में, एक कूद जाएगा, दूसरा रखोगे, तीसरा कूद जाएगा, तो ये आपस में ही लड़ने लगे थे कि भाई हम ये डिपार्टमेंट लेंगे, हम ये डिपार्टमेंट लेंगे, हम इधर जाएंगे, हम ये करेंगे, तो इस तरीके चक्कर में और फेल हो गया ये। अब देखिए हुआ क्या, इंपॉर्टेंट चीज़ चालू होने जा रही बच्चों। 1858 और 59 में, यानी 1858 और 59 के करीब, फ्रांस एंड पीडमॉन्ट, ये तो इसी फ्रांस, तुमने कहा ना फ्रांस, इसी फ्रांस के चारों तरफ बाउंड्री किसने बनाई थी? ऑस्ट्रिया ने, कि तुम कब्जा नहीं करोगे, तुम अब इसी में रहोगे। फ्रांस चिढ़ा बैठा हुआ था कि जिस दिन मौका मिल गया ऑस्ट्रिया को सही करेंगे, और इस समय उसको मौका मिल गया था। क्यों? क्योंकि जर्मनी के 39 स्टेट्स में से मैक्सिमम स्टेट प्रसा के साथ। फ्रांस ने किया क्या? फ्रांस ने 1858 में पीडमॉन्ट के साथ मिलकर के ऑस्ट्रिया को बुरी तरीके से हरा दिया। ऑस्ट्रिया पर अटैक कर दिया, ऑस्ट्रिया को हरा दिया। ऑस्ट्रिया जब हारा है तो ऑस्ट्रिया के साथ जो जर्मन के स्टेट्स लगे हुए थे, 8, 10, 6, 7 जो भी थे, उनको बहुत बुरा लगा। अच्छा, प्रसा से बोलने की हिम्मत नहीं थी बच्चों फ्रांस की भी, क्योंकि प्रसा बहुत स्ट्रांग था। प्रसा का जो आर्टिलरी सिस्टम था, जो उसकी आर्मी थी, जो उसका गोला बारूद था, वो इतना स्ट्रांग था कि उससे ये नहीं बोल सकते थे, डरते थे। तो अब ऑस्ट्रिया के साथ जो स्टेट थे वो ये सोचने लगे, यार काश हम प्रसा के साथ होते तो हमारी इंसल्ट नहीं होती। अब फ्रांस वाले हंस रहे कि हमने जर्मन्स को पटक दिया, भले हम ऑस्ट्रिया के साथ हैं लेकिन जर्मन्स कहे जा रहे हैं कि जर्मन्स को पटक दिया। ठीक है, द जर्मन फेल्ट वेरी सैड, जर्मन को बहुत दुख हुआ। दे थॉट इफ़ दे वेयर विद प्रसा नेवर बीटन, अगर वो प्रसा के साथ होते तो कभी नहीं हराए जाते। ऑस्ट्रिया वाज वेरी वीक नाउ, अब ऑस्ट्रिया बहुत कमज़ोर हो चुका था। एक तो स्टेट कम हो गए थे, ऊपर से पीडमॉन्ट और फ्रांस ने अटैक कर दिया था। इन द मीन वाइल, अब आ जाओ बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होने वाली है बहुत ज़्यादा। इसी बीच प्रसा पे शासन कौन कर रहा था? विलियम फोर्थ। 1858 के बाद प्रसा पे शासन किसका आया? विलियम फर्स्ट, यानी ये विलियम फोर्थ के भाई थे। विलियम फर्स्ट जो है क्राउन हुए, ठीक है, असेंडेड द थ्रोन ऑफ प्रसा। प्रसा की राजगद्दी पर कौन बैठा? विलियम फर्स्ट। याद रखिएगा, कब बैठे? 1858 के बाद, इसी बीच। ठीक है, प्रसा पे कौन बैठा? विलियम फर्स्ट। और विलियम फर्स्ट ने एक ऐसे बंदे को अपना प्राइम मिनिस्टर बना लिया जो गजब का पॉलिटिशियन था। ही इलेक्टेड ऑटो वॉन बिस्मार्क। माय गॉड बच्चों, पर्सनालिटी भी इनकी बहुत अच्छी थी, आप इनकी फ़ोटो देखें तो बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी। ही इलेक्टेड ऑटो वॉन बिस्मार्क एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रसा। ऑटो वॉन बिस्मार्क को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब ऑटो वॉन बिस्मार्क के बारे में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। बिस्मार्क वाज ए स्किल्ड पॉलिटिशियन एंड डिप्लोमेट। बिस्मार्क एक बहुत कुशल राजनीतिज्ञ था बच्चों, और कूटनीतिज्ञ था। डिप्लोमेट माने होता है कूटनीतिज्ञ। एक चीज़ मैं आपको बिस्मार्क के बारे में बता दूं, बिस्मार्क किसका प्राइम मिनिस्टर था? प्रसा का। बिस्मार्क गजब का पॉलिटिशियन था, कमांडर इन चीफ अपनी सेना का था। प्राइम मिनिस्टर सब कुछ सेनाएं उसके अंडर में होंगी। बिस्मार्क ने अपना सारा ध्यान अपनी सेना को स्ट्रांग करने पर लगा दिया, अपनी आर्टिलरी को मजबूत किया, यानी गोला बारूद को बहुत स्ट्रांग किया। और बिस्मार्क ने जो छोटे छोटे स्टेट्स थे जो प्रसा में मिलना चाहते थे, उन पर अटैक करके उनको मिला लिया। बिस्मार्क जो था बच्चों, ये कंजर्वेटिव था। ये लो, मतलब प्रसा में लिबरल ज़्यादा थे, लेकिन बिस्मार्क था कंजर्वेटिव। इससे प्रसा के लोग विलियम से नाराज़ भी हो गए थे कि यार वोटिंग कराई नहीं, इनको उठा करके गद्दी पे बिठा दिया। ठीक है, पिक एंड चूज़ वाला हाल था, उठा के बैठा दिया गद्दी पे बिस्मार्क को। बिस्मार्क था क्या? कंजर्वेटिव था, ये भी रूढ़िवादी था, लेकिन था क्या बच्चों? ये स्किल्ड पॉलिटिशियन था। रूढ़िवादी तो था, लेकिन ये बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। अब बिस्मार्क का एक ही टारगेट था कि प्रसा को एक्सपैंड करना, ऑस्ट्रिया फास्ट्रिया जितने थे सबको प्रसा के अंदर ले आना। और इसके लिए बिस्मार्क ने सबसे पहले कोशिश की कि जर्मनी को एक करना है, क्योंकि जर्मनी लगभग एक हो ही चुका था बच्चों। प्रसा के अंडर में 20-25 स्टेट थे, ऑस्ट्रिया के आसपास जो स्टेट थे सिर्फ उनको मिलाना रह गया था, और यही बिस्मार्क का टारगेट था। बिस्मार्क ने यहाँ से
ये बीड़ा उठा लिया कि मैं जर्मनी का यूनिफिकेशन कर दूंगा और जर्मनी को एक राष्ट्र बना करके अपने राजा विलियम फर्स्ट को जर्मनी का राजा बनाऊंगा। ये बिस्मार्क ने सपना देखा, ठीक है। अच्छा, किया क्या? ही वांटेड टू एक्सपेंड प्रशा एट मैक्सिमम यूरोप में वो प्रशा को फैलाना चाहता था। ही ब्रॉट रिफॉर्म प्रोग्राम। अब देखिए, इसने खुश करना शुरू किया किसको? लिबरल को। लिबरल क्या चाहते थे? लिबरल चाहते थे भाई देखो सबको बराबर न्याय मिले। इसने कहा सबको बराबर न्याय मिलेगा, कोई ऊंचा नीचा नहीं। लिबरल ये चाहते थे भाई कैथोलिक जो होते, जो पोप होते, जो पुजारी होते हैं, जो ये सब मुल्ला मौलवी टाइप जो मठाधीश होते हैं, ठीक है, महामंडलेश्वर टाइप, इनकी मोनोपोली ख़त्म होनी चाहिए। बिस्मार्क ने कहा यही होगा। बिस्मार्क ने क्या किया? बिस्मार्क ने बच्चों जो आपका वहाँ का क्या कहते हैं जो चर्च थे उनकी पावर को कम कर दिया। इसका एक फ़ोटो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें लिखा है, आप देखेंगे उसमें बिस्मार्क एक तरफ बैठे चेस खेल रहे हैं, एक तरफ एक पोप जी बैठे, तो पोप जी मुंह बना रहे हैं बैठे, बिस्मार्क खुश हो रहा है, यानी चेस में हरा रहा है। तो उसने पोप की पावर को कम किया। ये खुशी से नहीं करता था, इससे उसको भी तकलीफ होती थी, लेकिन वो क्या चाह रहा था? वो चाह रहा था कि जनता मेरे साथ हो जाए, फिर मैं ऑस्ट्रिया को बढ़ा। वो अपने देश की जनता को अपने साथ करना चाहता था, क्योंकि वो पिक एंड चूज था, उसको विलियम ने बना लिया था, तो जनता अभी उस पर विश्वास नहीं कर रही थी। तो इसने ये किया। जब इसने ये किया तो लिबरल खुश हो गए, बोले यार बिस्मार्क तो बढ़िया आदमी है। इसने पोप के अधिकार कम कर दिए, चर्च के अधिकार कम कर दिए, क्लर्गी के अधिकार कम कर दिए, ठीक है। और क्या लेकर के आया बच्चों? देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, ही ब्रॉट रिफॉर्म प्रोग्राम्स एज ओल्ड पेंशन। वृद्धावस्था पेंशन लेकर के आ गया। अपने आप बहुत चलता है ना, इस पर बहुत सारी सरकारें बन जाती गिर जाती है। एक्सीडेंटल पेंशन, यानी किसी का एक्सीडेंट हो जाए। अब आप कहोगे भाई उस ज़माने में गाड़ियाँ तो इतनी थी नहीं जो एक्सीडेंट हो जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन बच्चों इंडस्ट्रियलाइजेशन था। बिस्मार्क ने गजब की इंडस्ट्रीज़ लगवाई थी, बहुत इंडस्ट्रीज ने लगवाई थी। इससे लोगों को बहुत रोज़गार मिला था, लोगों के पास काम की कमी नहीं थी, लोग भूखे नहीं थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, मजदूर वगैरह कभी कभी गिर जाते थे, चोट लग जाती थी उनको, तो एक्सीडेंटल पेंशन थी। हेल्थ इंश्योरेंस, इससे लोग बड़ा खुश हो गए। लिबरल यही चाहते थे। अपने यहाँ लिबरल क्या मांग करते हैं? हमारी लिबरल हम लोग हैं, सबकी यही मांग है कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस मिले, एक्सीडेंटल प्लान मिले, हम लोग बीमार हो जाए तो इलाज मिले। आप देखो प्रधानमंत्री जी की योजना चल रही है, ठीक है, उसमें लोगों को कवर किया गया है, हेल्थ इंश्योरेंस भी किया गया, उनको 5 लाख का इलाज मिलता है। बिस्मार्क ये कर रहे थे। ही सेड आइडियलिस्टिक मीन्स अनरियल। देखिए बिस्मार्क का कैरेक्टर। बिस्मार्क कहता था भैया जो कहो वो करो नहीं, जो करो वो कहो नहीं। वो कहता था जो आइडियल होते हैं ना, जो आदर्शवादी होते हैं, जो सिद्धांतवादी होते हैं, वो अनरियल होते हैं, उनमें वास्तविकता नहीं होती। वो पीपड़ी बजाया करते अपने सिद्धांतों की। बिस्मार्क कहता था आई हैव नो प्रिंसिपल, मेरा कोई सिद्धांत नहीं, मैं जैसी स्थितियाँ देखता हूँ वही मेरा सिद्धांत बन जाता है, ठीक है। मेरा सिर्फ एक टारगेट है, अपने प्रशा को फैला देना, अपने विलियम को यूरोप का राजा बना देना। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, आंसू बहाना पड़े आंसू बहाऊंगा, किसी को गले लगाना पड़े गले लगाऊंगा, दुश्मन को गले लगाऊंगा, मारना पड़े मार दूंगा, ठीक है, जहाँ जैसा मौका हो। टू प्लीज लिबरल्स ही अंडरमाइंस द पावर ऑफ चर्च एंड पोप। लिबरल को खुश करने के लिए उसने चर्च और पोप की पावर कम की। और इस घटना को बच्चों कहा गया, इसको कहा गया कल्टर कैंप। ये भी आपका जर्मन वर्ड है, ठीक है, कल्टर कैंप। कल्टर कैंप माने होता है कि पावर को कम कर देना, चर्च की पावर को कम कर देना, ठीक है, जैसे यहाँ मठाधीशों की पावर कम कर दी जाए। सपोर्टेड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री का बहुत सपोर्ट किया इसने। लिबरल ये भी चाहते थे भाई काम मिले, इंडस्ट्री लगवा दी, लोगों को काम मिल गया, और लोगों को क्या मतलब है, कोई राजा बने, हमसे क्या मतलब है, मुझे काम चाहिए, ठीक है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाए, आदित्यनाथ जी बन जाए, मायावती जी बन जाए, हमसे क्या मतलब है, लोगों को काम चाहिए, लोगों को सड़कें चाहिए, हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, है ना। बिस्मार्क मेड ऑल क्लासेस इन हिज फेवर। जितने भी क्लास थे, यहाँ क्लास का मतलब बच्चों 1 2 3 4 नहीं है, वर्ग जो भी थे, अमीर थे, गरीब थे, लिबरल थे, कंजर्वेटिव थे, एजुकेटेड थे, बेरोजगार थे, ठीक है, किसान थे, सबको अपने फेवर में कर लिया इसने। किसानों की ज़मीनें छुड़वा दी, बंधुआ मजदूरी ख़त्म कर दी, ठीक है, फेडरल सिस्टम ख़त्म कर दिया इसने, फेडरलिज्म ख़त्म कर दिया, सेना को स्ट्रांग कर लिया, देश को दूसरे लोग को जीत लेता था, लोग खुश होते थे कि मेरा देश जीत गया, मेरा बिस्मार्क जीत गया, ठीक है। ही साइडेड विद ऑस्ट्रिया एंड अटैक डेनमार्क। अब देखो उस समय एक दूसरा देश था डेनमार्क बड़ी कानून कर रहे थे, बिस्मार्क के क्लच में नहीं आ रहे थे, तो उसने ऑस्ट्रिया से दोस्ती कर ली।
जबकि प्रशा और ऑस्ट्रिया कट्टर दुश्मन थे, लेकिन ये बिस्मार्क की ही ताकत थी। मैंने कहा ना, बिस्मार्क वाज ए स्किल्ड पॉलिटिशियन था, डिप्लोमैट था। तो उसने ऑस्ट्रिया से दोस्ती की, ऑस्ट्रिया से दोस्ती करके साथ मिलकर के डेनमार्क पे अटैक किया। डेनमार्क पे अटैक क्यों किया? क्योंकि जर्मन पॉपुलेटेड स्टेट था, डेनमार्क में जर्मन के लोग बहुत रहते थे और वो चाहता था कि भैया इसको जीत के जर्मन को अपने में मिला लो, क्योंकि जर्मन ये चाहते थे कि हम प्रशा के साथ रहेंगे। अब हुआ क्या, ये भी एक वहीं का शहर है, स्लेस्विंग और होल्स्टीन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज जहाँ जर्मन बहुत रहते थे, वन बाई बिस्मार्क। बिस्मार्क ने इनको जीत लिया। इन 1866 बिस्मार्क वेज्ड वार अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। अब लो, यानी ऑस्ट्रिया के साथ मिलके जीत लिया। फिर ऑस्ट्रिया से कहा ऐसा करो तुम भी आ जाओ मेरे साथ, ठीक है, मेरे झंडे के नीचे आ जाओ। ऑस्ट्रिया के राजा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ फ्रांस है, मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है। बिस्मार्क ने कहा कोई बात नहीं। बिस्मार्क ने पूरे प्रशा को अपने साथ मिला रखा था। ऑस्ट्रिया के भी जो स्टेट थे उसमें जो जर्मन रहते थे वो प्रशा को पसंद करते थे, बिस्मार्क की नीतियों को पसंद करते थे। वो भी कहते थे यार हम प्रशा में होते तो मुझे काम मिलता, वहाँ इंडस्ट्री है, वहाँ चर्च का ज़्यादा लफड़ा नहीं है, वहाँ पोप की ज़्यादा चलती नहीं है, वहाँ सबको बराबर न्याय मिलता है, सबको मान सम्मान मिलता है। तो जब बिस्मार्क ने सारी स्थितियाँ बना ली तब उसने 1866 में कहाँ अटैक कर दिया, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया बच्चों, और डिफीटेड इन 7 वीक। इसको 7 वीक बैटल बोलते हैं, ठीक है। 7 वीक में ऑस्ट्रिया को जीत करके अपने अंदर मिला लिया, और यही एक स्टेट बचा था जो जर्मनी से अलग था। बाकी जर्मनी एक हो ही चुका था। ऑस्ट्रिया के मिलते मिलते जर्मनी यूनाइटेड हो गया। 39 स्टेट सारे के सारे जर्मनी के अंडर आ गए, और ही यूनाइटेड ऑल द स्टेट्स एंड मेड विलियम फर्स्ट द किंग। और उसने अपना वादा पूरा किया, विलियम फर्स्ट को वहाँ का किंग बना दिया। 1871 टू 1890 बिस्मार्क वाज चांसलर ऑफ द जर्मनी, और बिस्मार्क जर्मनी के चांसलर रहे कब से कब तक, 1871 से 1890 तक। जनवरी 1871 विलियम फर्स्ट अनाउंस एम्परर ऑफ जर्मनी। जनवरी 1871 1871 जनवरी में विलियम फर्स्ट को बना दिया गया भैया, अनाउंस कर दिया एम्परर को। बड़ी मज़े की बात है बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ऑस्ट्रिया में एक शहर था बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो हुआ क्या था कि ऑस्ट्रिया में बहुत इम्पॉर्टेंट एक शहर था, एक्चुअली वो शहर जो है वो फ्रांस से लगभग लगा हुआ था, और फ्रांस के राजा वहाँ रहते थे। तो फ्रांस के राजा सोचते थे, उन्होंने एक सपना देखा था कि मैं यहाँ इस शहर में आ करके राज करूँगा प्रशा पे और ऑस्ट्रिया पे। तो बिस्मार्क उसी शहर में पहुँच गया, यानी उस शहर को भी जीत लिया था उसने, फ्रांस से भी जीत लिया था। तो बिस्मार्क ने उसी शहर में जा कर के अपने राजा विलियम फर्स्ट को जर्मनी का एम्परर बना दिया। सो ऑटो वान बिस्मार्क वाज द फादर ऑफ एंड फाउंडर ऑफ जर्मन एम्पायर। तो आप कह सकते हैं कि जर्मन एम्पायर के ये फाउंडर थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है बच्चों, ऑटो वान बिस्मार्क जो हैं वही जर्मनी के फाउंडर थे, इन्होंने ही जर्मनी देश बनाया। यहाँ से जर्मनी बच्चों एक हो गया, सारे स्टेट एक में मिल गए। अब जर्मनी पर जो शासन था वो विलियम फर्स्ट का था, बिस्मार्क उसके चांसलर थे, और यहीं से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। जर्मनी छोटे छोटे स्टेट से मिलकर के एक पूरा राष्ट्र बन गया। जर्मनी का अपना झंडा हो गया, जर्मनी का अपना एंथम हो गया, जर्मनी में लोगों की गवर्नमेंट हो गई जो उनके वोट से चुनी जाती थी, लोगों को वोट देने का अधिकार भी मिल गया। इस तरीके से हमने पढ़ लिया कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किस तरीके से हुआ, किसने किया। ऑटो वान बिस्मार्क नाम याद रखिएगा। राजा किसको बनाया, विलियम फर्स्ट को। कब बनाया, जनवरी 1871 में, ठीक है। ऑस्ट्रिया को कब हराया, 1866 में ऑस्ट्रिया को इसने डिफीट किया, ठीक है। कल्टर कैंप ये सब याद रखिएगा, मैं नोट्स आपको भेज दूंगा, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से बच्चों जर्मनी का एकीकरण हुआ। इसमें आप जॉल्वरीन को जरूर याद रखिएगा, बिस्मार्क को जरूर याद रखिएगा, कल्टर कैंप को जरूर याद रखिएगा, और क्या कहते हैं जो पोएट्स वगैरह जो राइटर्स वगैरह थे उनके नाम याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कूपर डेविड, ग्रिम ब्रदर्स, हाफमैन ने क्या था, जर्मनी एवरीथिंग, डचलैंड अर्बेल्स, ठीक है, डचलैंड अबरल्स, ठीक है। तो सब याद रखिएगा, बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हमने पढ़ लिया जर्मनी का यूनिफिकेशन। कल हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ओके बच्चों, तब तक आप पढ़ते रहिए, मैं नोट्स अभी आपको सेंड कर रहा हूँ। ओके।